हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी? हमने एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट किया था जिसमें हमने सारी ग्लैंड्स, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी, 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी, वो सारी कवर कर ली हैं। आज हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का लास्ट टॉपिक बचा है, जो है हार्मोनल एक्शन। मतलब कि जो हार्मोन्स होते हैं वो अपना एक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। बाकी हमने सारी ग्लैंड्स पढ़ ली हैं। हमने पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड्स और गोनाड्स सारा कंप्लीट कर लिया है। और जिसने भी नहीं देखा है तो आप एक बार प्रीवियस क्लास में जाके सारी ग्लैंड्स को अच्छे से देख सकते हैं और आपको जरूर कुछ ना कुछ हेल्प यहाँ से मिलेगी। और आज हम देख रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं कि ये ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करती हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो क्या रिलीज करती हैं? हार्मोन्स रिलीज करती हैं। और ये डक्टलेस होती हैं, इनमें कोई डक्ट नहीं होती है। ये क्या करती हैं? अपने हार्मोन होते हैं वो ब्लड में ही रिलीज करती है। तो ये अब तो जो हार्मोन का एक्शन होता है वो कैसे परफॉर्म होता है, कैसे ये पूरा वर्क होता है, ठीक है। तो हम ऐसे देखेंगे। तो जो हार्मोन्स होते हैं वो भी कुछ होते हैं लिपिड्स और कुछ होते हैं वाटर सोल्यूबल, यानी लिपिड इनसोल्यूबल। तो क्या होगा जब, तो जो हार्मोन ब्लड में रिलीज हो रहा था अब वो ब्लड से कहाँ जाएगा? सेल में जाएगा ना, क्योंकि पूरी बॉडी को जरूरत है हार्मोन की। तो तो सबसे पहले वो सेल में जाएगा। तो सेल में जाएगा तो सबसे पहले जब हमने साइटोलॉजी पढ़ी थी तो हमने जब सेल स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें कहा था कि जो सेल की लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। अब लिपिड बाइलेयर की है तो जो लिपिड वाला हार्मोन है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो दोनों रिश्तेदार हैं, दोनों भाई भाई हैं। वो लिपिड बाइलेयर है और वो लिपिड हार्मोन है, तो उनका आना जाना बहुत प्यार से लगा रहता है। लेकिन जो लिपिड इनसॉल्युबल है, यानी जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वहां यहाँ पर भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। वहां पर तो भाई हैं, रिश्तेदार हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर वो लिपिड नहीं है, लेकिन जो मेम्ब्रेन, जो जो सेल की मेम्ब्रेन है लिपिड की बनी है, लिपिड बाइलेयर, तो वो क्या करेगा? एंट्री नहीं होने देगा। तो ये कैसे कैसे एंट्री करके अपना जो एक्शन होता है उसको परफॉर्म करते हैं, आज हम ये देखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, जो हार्मोन लिपिड सॉल्युबल भी होते हैं और लिपिड इनसॉल्युबल भी होते हैं, यानी वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब ये एग्जाम्पल आपको याद होनी चाहिए कि कौन लिपिड सॉल्युबल है और कौन लिपिड इनसॉल्युबल है, ठीक है। अब लिपिड सॉल्युबल हमें याद करने हैं, इनसॉल्युबल वाले भी याद करने हैं, तब हम बता पाएंगे कि कौन कैसे काम करेगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल याद कर लेना। जो आइडोथायरोनिन्स होते हैं, यानी T3 T4, ये हमेशा लिपिड सॉल्युबल होते हैं, जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं। और जितने भी स्टेरॉइड्स हैं, जितने भी स्टेरॉइड्स होंगे वो सब कौन से होंगे? लिपिड सॉल्युबल होंगे। तो जितने भी सेक्स हार्मोन्स होंगे वो सब क्या होंगे? स्टेरॉइड्स होंगे। जैसे हमने क्या पढ़ा था? टेस्टोस्टेरोन पढ़ा था, प्रोजेस्टेरोन पढ़ा था, एस्ट्रोजन पढ़ा था, ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे स्टेरॉइड्स हो जाएंगे। वैसे ही कोर्टिसोल्स हमने पढ़ा था ना, एड्रिनल ग्लैंड्स में क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स, ये सब पढ़े थे ना। ये सब कॉर्टिसोइड, जो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, जो क्या होते हैं? लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ये ध्यान रखना। ऐसे ही जो वाटर सॉल्युबल होंगे, जो लिपिड में इनसॉल्युबल होंगे, वो होंगे कैटिकोलामिन्स। कैटिकोलामिन्स क्या होते हैं? एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामीन, ये सब क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। और जितने भी पेप्टाइड हार्मोन होते हैं या जितने भी प्रोटीनियस हार्मोन्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं? लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं। अब पेप्टाइड हार्मोन और प्रोटीनियस हार्मोन में क्या फर्क है? इसमें कोई फर्क नहीं है। इसमें जैसे एमिनो एसिड की एक चेन होती है, अगर 1 से लेके 50 तक की एमिनो एसिड है, छोटी चेन है, तो उसको हमने पेप्टाइड हार्मोन कह दिया। और अगर फिर 50 से आगे को जितनी भी लंबी चेन होती है एमिनो एसिड की, उसको प्रोटीनियस हार्मोन्स कह दिया। इनमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब देखो, हमने क्या कहा? स्टेरॉइड कहा, T3 T4 कहा, उससे बचे क्या? जितने भी हाइपोथैलेमस रिलीज करता है वो क्या है? वाटर सॉल्युबल। जितने भी पिट्यूटरी रिलीज करती है वो क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। और पैराथायरॉयड, कैल्सिटोनिन, ये सब क्या हो जाते हैं? वाटर सॉल्युबल। तो हमें ये क्या करने चाहिए? तो ये हमें पता होनी चाहिए कि कौन लिपिड सॉल्युबल है और कौन वाटर सॉल्युबल है। अब देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिपिड सॉल्युबल के बारे में, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल क्या होता है? इनका थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स लेता है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। ये धीरे धीरे अपना रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए। तो क्या हो गया? ये एक सेल मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर से मिलकर बाइलेयर होती है ना, ये इसको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब क्या करना है? कोई भी हार्मोन है, कोई भी हार्मोन है, ये क्या है? अभी लिपिड है, यानी जो प्राइमरी मैसेंजर
प्राइमरी मैसेंजर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हार्मोन क्या होता है, एक मैसेंजर की तरह काम करता है। ये क्या करता है, अंदर जाके इसको मैसेज तो जाना है, अपने टारगेट सेल तक पहुंचना है, एक मैसेज लेके जाएगा सपोज, तभी तो वहां पर अपना एक्शन परफॉर्म कर पाएगा। तो ये जो हार्मोन होगा, अब ये क्या होगा, ये भी लिपिड है, ये भी लिपिड है, आजा भाई आजा, आजा आजा, मतलब आजा कहेगा, क्योंकि ये लिपिड लिपिड है तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब जो, क्योंकि कोई भी हॉर्मोन्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं और वहां पर अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, किसकी वजह से, उसको अपने रिसेप्टर से जुड़कर। जब तक हार्मोन के कोई रिसेप्टर नहीं होंगे तो हार्मोन कहीं भी जाके अपना काम नहीं कर पाएगा। तो सेल में, सेल के अंदर, न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन में, सब जगह क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि मेम्ब्रेन के अंदर ही होगा, ऐसा भी नहीं कि न्यूक्लियस के अंदर होगा। रिसेप्टर क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में कहीं पर भी रिसेप्टर हो सकते हैं, न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी हो सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन में भी हो सकते हैं। तो रिसेप्टर हर जगह होते हैं, हर मेम्ब्रेन के अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे हार्मोन अंदर आ गया तो इसके क्या होंगे, साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर्स होंगे। साइटोप्लाज्म में, ये पूरा साइटोप्लाज्म में है तो वहां पर क्या मिल गया इसको, ये पूरा रिसेप्टर। ठीक है, ये रिसेप्टर है तो ये साइटोप्लाज्म में है तो इस साइटोसोलिक रिसेप्टर कहेंगे। तो जो लिपिड हार्मोन्स होते हैं उनका जो रिसेप्टर होता है वो साइटोसोलिक रिसेप्टर्स होता है, मतलब वो साइटोसोल में मिलेगा, यानी साइटोप्लाज्म में मिलेगा। ठीक है। अब क्या हो गया, जैसे हार्मोन आ गया, ये इससे मिल गया, अब इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बना दिया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स मतलब ये दोनों आपस में जुड़ के सीधे कहाँ चले जाएंगे, न्यूक्लियस में चले जाएंगे, और किसे इफेक्ट करेंगे, फिर डीएनए को। फिर डीएनए को इफेक्ट करेंगे कि यानी उसके जो जीन, जो एक्सप्रेशन हो रहा होगा, या तो वो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, मतलब चेंज कर देते हैं उसके जीन एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पर जितना भी जेनेटिक अल्टरेशन इन्होंने करना है डीएनए में, वो कर देंगे, फिर डीएनए से आरएनए बनेगा और प्रोटीन बनेगा। क्योंकि इसका मेन मकसद क्या है, यहाँ पर प्रोटीन ही बनाना तो है ना। जब हमारे शरीर में कोई भी, किसी भी चीज की जरूरत हो रही है तो हार्मोन रिलीज हो जाते हैं और अपने टारगेट टारगेट ऑर्गन तक चले जाते हैं। हार्मोन रिलीज होंगे, अपने रिसेप्टर से जुड़ के कहाँ चले जाएंगे, न्यूक्लियस में चले जाएंगे, और वहां पर क्या करेंगे, जीन का अल्टरेशन करेंगे और जो प्रोटीन उनको चाहिए होगा वो बना लेंगे। ठीक है। तो लिपिड सॉल्युबल में तो कोई तकलीफ नहीं है, फटाफट से आए, आ जाओ, वेलकम, उनका वेलकम होता है, अंदर ले जाते हैं, यानी अपने घर तक ले जाते हैं न्यूक्लियस में, और खिलाया पिलाया और जो जरूरत है उसकी वो पूरी हो जाती है। ठीक है। अब इसी तरह अगर हम वाटर सॉल्युबल यानी लिपिड इनसॉल्युबल की बात करेंगे, तो ये तो बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, लेकिन बहुत क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है। तो अब इसमें क्या हो गया, इसमें भाई भतीजावाद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जाति बिरादरी वाला काम हो जा रहा है, वहां तो लिपिड लिपिड थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, बाहर वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, और ये पूरी की पूरी क्या है, लिपिड की बनी है। तो जो इसके रिसेप्टर्स होंगे वो कहीं ना कहीं हमें सेल मेम्ब्रेन में ही मिल जाएंगे। अब इसमें जो जो लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन होते हैं उनके रिसेप्टर हमें कहाँ मिल जाते हैं, मेम्ब्रेन में ही मिल जाते हैं। तो इसलिए इसको मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहते हैं। जैसे वो तो क्या थे, साइटोसोलिक रिसेप्टर थे, लेकिन ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं। यानी इनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनके जगह जगह पर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। इनसे बोला होता है कि तुम अपने रास्ते जाओ, कहीं से भी तुम्हारी एंट्री नहीं हो सकती है, तुम अपने रास्ते, तुम्हारे रास्ते बने हैं, तुम अपने रास्ते जाओ। तो हार्मोन क्या करता है, जो लिपिड इंसॉल्युबल होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अपने रिसेप्टर ढूंढ के वहां पर पहुंच जाता है, और ये क्या बना लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और ये अंदर तो ऐसे ही नहीं आ सकते, तो किसकी मदद लेते हैं, एक जी प्रोटीन को ये एक्टिवेट करते हैं। जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है तो एक क्या हो जाता है, एंजाइम भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसको कहते हैं एडिनाइल साइक्लेज। ठीक है। ये एडिनाइल जो साइक्लेज होता है, जो सेल में एटीपी होगी ना पहली से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसको क्या कर देता है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है और दो फॉस्फेट को रिलीज कर देता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब तीन फॉस्फेट यहाँ पर है, इसलिए एडिनिन ट्राइफॉस्फेट का, ये क्या करता है, दो फॉस्फेट को रिलीज करके क्या बना लेता है, एएमपी यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, वो भी साइक्लिक फॉर्म में। ठीक है। अब जो साइक्लिक एएमपी है, ये किसकी तरह काम करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर। जैसे क्या कहते हैं, ये तो हार्मोन तो प्राइमरी मैसेंजर हो गया, लिपिड के केस में तो यही काम कर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो लिपिड सॉल्युबल था उस केस में तो ये हार्मोन ही काम कर जा रहा था। लेकिन जो लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं उसके लिए ये हार्मोन डायरेक्ट काम नहीं कर पाता, इसको पहले सेकेंडरी मैसेंजर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो सेकेंडरी मैसेंजर क्या हो गया,
साइक्लिक एएमपी। ठीक है, तो सेकेंडरी मैसेंजर क्या हो गया, साइक्लिक एएमपी। अब ये क्या करता है, हमारी सेल में पहले से ही प्रोटीन काइनेज एक एंजाइम होता है जो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है। अब जो ये सीएमपी होता है ये इसको क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है, और जो भी इसको चाहिए होता है वो अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर, जितनी भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स चाहिए होता है उसको, वो क्या करने लग जाता है, यहाँ से परफॉर्म हो जाने लग जाती है। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया। ये जो हार्मोन होगा डायरेक्टली काम नहीं करेगा, जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो जो एडिनाइल साइक्लेज है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो एडिनाइलिक साइक्लेज एंजाइम है वो एटीपी को क्या करेगा, जो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। अब यही जो साइक्लिक एएमपी है ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करेगा। और ये सेकेंडरी मैसेंजर पहले से जो सेल में प्रोटीन काइनेज एंजाइम पड़ा है वो क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है, तो इसको एक्टिवेट कर देता है, और जो भी इसको जरूरत होती है, जितनी भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो ये यहाँ से अपना रिस्पॉन्स को शो करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये हो गई लिपिड सॉल्युबल के बारे में। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये क्या कर रहा है, इसको एक्टिवेट कर रहा है, ये इसको एक्टिवेट कर रहा है, ये इसको एक्टिवेट कर रहा है, ये इसको एक्टिवेट कर रहा है, यानी एक दूसरे को, यानी क्या हो रहा है, देखो एक एक एंजाइम आ रहा है दूसरे को एक्टिवेट कर रहा है, फिर आ रहा है वो तीसरे को कर रहा है, फिर चौथा, फिर दूसरे को, यानी ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को एक्टिवेट करते 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 पूरी एक प्रोसेस हो रही है। तो इसको क्या कह रहे हैं, देखो इस तरीके से ये, तो ये क्या है, एक तरीके से वो झरना जैसा दिख रहा है ना नीचे को ऐसे गिरता हुआ, तो इसको कहते हैं कास्केड रिएक्शन। तो रिएक्शन इज कॉल्ड कास्केड रिएक्शन, इसको कास्केड कहते हैं। ये क्या करेगा, इस तरीके से एक दूसरे को परफॉर्म कर रहा है, दूसरा तीसरे को, तीसरे से, और ऐसा भी नहीं कि ये जो जैसे जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा तो बहुत सारे एडिनिल साइक्लेज बनेंगे, बहुत सारे एडिनिल साइक्लेज बनेंगे तो फिर बहुत सारे साइक्लिक एएमपी बनेंगे, बहुत सारे प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो जाएंगे, और जो भी प्रोसेस उनको करनी होगी वो प्रोसेस हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है, ये पूरी रिएक्शन कास्केड रिएक्शन भी, इस रिएक्शन को कास्केड रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। हाँ, ये जो सेकेंडरी मैसेंजर है इससे एक क्वेश्चन आ जाता है कि सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम कुछ सेकेंडरी मैसेंजर को देख लेते हैं और कुछ याद कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेगा, क्योंकि एग्जाम में दे देगा 3-4 सेकेंडरी मैसेंजर के नाम देख लेगा, तो उसमें पूछेगा कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या होगा, देखो सेकेंडरी मैसेंजर एक तो अभी बताया था मैंने, साइक्लिक एएमपी एडेनोसिन, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक साइक्लिक जीएमपी भी होता है, साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक कैल्शियम आयन होते हैं, ये भी दिमाग में रखना, कैल्शियम आयन भी सेकेंडरी मैसेंजर का काम करते हैं। और पीआई2 यानी एडोस्टाइल डाइफॉस्फेट, और जीडी मतलब डाइसाइल ग्लिसरॉइड होता है, डीएजी इसको कहते हैं, डाइसाइल ग्लिसरॉल, ये दोनों सेम ही होता है, उसको डीजी लिखो डीएजी लिखो। और आईपी होता है इनोसिटॉल फॉस्फेट। तो ये कुछ क्या होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आप एक बार देख लेना। और आज हमारा एंडोक्राइन सिस्टम पूरी तरह कंप्लीट हो गया है, इसके हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, सारे हॉर्मोन्स पढ़ लिए हैं। और अब हम कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसने भी मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं प्लीज वो क्लास देख लीजिए, और कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, और जो भी डाउट्स होते हैं प्लीज आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय।